हेलो सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। बहुत सारे लोगों की जो एक प्यार भरी सजेशन थी कि सर प्लेटफॉर्म को हिंदी में भी कर दीजिए, तो मैंने उद्देश्य बैच में हिंदी इंग्लिश दोनों के एमसीक्यूज शुरू करने जा रहे हैं और बैच 2 तारीख से शाम को 4 या 5 बजे से शुरू हो जाएगा। उस समय हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और बैच में डिफरेंसेस भी कर लेंगे। जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल टाइम होगा उस बैच को हम उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, इसलिए आप बिल्कुल इस माध्यम से परेशान ना होइए। हमारा बैच प्रॉपर चलेगा और बेस्ट रिवीजन के साथ में चलेगा, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चलेगा बैच। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज हम फिर हाजिर हैं और मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर 2006 में आया था। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है मेलोनिक एस्टर का CH2 समूह कैसा होता है। तो साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो मेलोनिक एस्टर होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पुटअप करता हूं कि आखिरकार मेलोनिक एस्टर होता क्या है। तो यहां जान लीजिए कि जो मेलोनिक एस्टर है उसका फार्मूला जो होता है वो यहाँ पर CH2 और यहाँ COO C2H5 और यहाँ पर भी COO C2H5। ये मेलोनिक एस्टर है। एक्चुअली में अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ जिसका नाम है ओम शिव गुरु आनंद। ओम शिव गुरु आनंद। इस आनंद से आप आनंद ले सकते हैं। ओ का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, और एम का मतलब है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, ठीक है। अब ये ऑक्जेलिक एसिड मेलोनिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड में COOH होता है। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड में COOH होता है, मेलोनिक में एक CH2 बढ़ेगा। यानी हर स्टेप पर जाकर के यहाँ एक CH2 इसके अंदर डाल दो, फिर यहाँ 2 CH2 डाल दो, यहाँ 3 CH2 डाल दो। यानी इसको आप कितने डालेंगे, यहाँ पर एक है तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ पर कितने डालेंगे 3 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप CH2 बढ़ाते चलिए, आपको आंसर मिलता चलेगा। तो ये मेलोनिक एसिड का एस्टर है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मेलोनिक एस्टर बोलते हैं। और दूसरी चीज आपको और बताऊंगा कि कैसे जोड़ा हमने, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए आपको जोड़ करके भी दिखाता हूँ। जैसे मेलोनिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH2COOH हो जाएगा। एक CH2 जोड़ दीजिए, है ना, बहुत सिंपल। ओम हो गया। अब शिव से सक्सनिक एसिड है, सक्सनिक एसिड में 2 CH2 ग्रुप जुड़ जाएंगे तो CH2COOH यहाँ भी हो जाएगा और CH2COOH यहाँ भी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ 3 जुड़ जाएंगे, जब यहाँ 3 जुड़ जाएंगे तो CH2 3 जोड़ दीजिए, है ना, बेहतर जुगाड़। तो ऐसी टेक्निक से अगर आपको पढ़ना है तो फिर हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जोड़ेंगे उद्देश्य बैच में। उद्देश्य बैच बहुत ही बेहतरीन बैच चलेगा और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरुआत होगा और डाइज और ड्रग्स पे जाकर के खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कैसा है। तो अब मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जो यहाँ पर मेलोनिक एस्टर है, अगर मैं देखना चाहता हूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समझा रहा हूँ इसलिए समय ले रहा हूँ। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H पॉजिटिव और CH निगेटिव और यहाँ COO C2H5 और यहाँ पर भी COO C2H5। तो ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकला, मतलब ये अम्लीय होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। बिहार के सभी साथी चाहे कोई भी हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर ढंग से चलेगा ये बैच और बिहार के सभी साथियों को भी इस बैच से जोड़ दिया जाएगा। क्रियाधार में अभिक्रिया स्थल पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कैसा होता है। तो बहुत ही आपको, जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि क्रियाधार का मतलब है कि जब कोई रिएक्शंस चल रही होती, चेन रिएक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व प्रभावित किसकी वजह से होता है। तो कभी भी कार्बन की चेन ले लीजिए, चेन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा है जो -I या +I इफेक्ट शो करता है, तो फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई इफेक्ट आएगा, यहाँ पर अम्लीय आएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से आपको जुड़ना चाहिए। SN2 रिएक्शन हमेशा 2 डिग्री का एमीन 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड शो करता है या फिर 1 डिग्री का। तो यहाँ पर 3 तो करेगा नहीं, तो 2 और 1। तो जब 2 और 1 दोनों दे रखे हों तो सोचना नहीं है, फिर 1 पे जाना है। अगर 1 नहीं दिया होता तो हम 2 पर चले जाते। और 3 डिग्री SN, ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये SN1 रिएक्शन जो होती है, SN2 रिएक्शन जो होती है, सबसे बढ़िया 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री का स्लॉट चलेगा।
तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ट्राईमिथाइल सीलेन का प्रयोग किया जाता है। तो आप भी जानते हैं जो ट्राईमिथाइल सीलेन होता है इसका प्रयोग हमेशा, देखो आपको याद होगा ट्राईमिथाइल सीलेन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था आपने, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था। तो ट्राईमिथाइल सीलेन का मतलब अगर आपने नोट किया होगा तो ये ऐसे आया होगा, एमीन 3SI ऐसे करके दिया होगा, या ट्राई TMS के नाम से भी किताब में पढ़ाया गया होगा। तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयोग करते हैं, है ना। बेहतर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जरूर आप करिए। प्रोटीन बहुलक उन यौगिकों से बनता है जिसमें अमीनो ग्रुप होता है, जिसमें, तो प्रोटीन बहुलक तो सिंपल सी बात है, अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों होने चाहिए ना, तभी तो बनेगा। तो इतना अच्छा स्लॉट। तो एक बार उंगलियां कमेंट पर आपकी जरूर जानी चाहिए। किस यौगिक में 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। नेफ्थलीन देख लीजिए, नेफ्थलीन में आपको 6 यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और आपको 4 यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ नेफ्थलीन का ऑप्शन यहाँ डी आपको मिल रहा है। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्लॉट है। आप जरूर मेरे साथ जुड़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं आज आपको 20 का सुपर 20 चला रहा हूँ और सुपर 20 में ये पूरा मॉडल पेपर आपको कराऊंगा। विलेता गुणनफल पीबीएस का जेडएनएस से ज्यादा होता है, पता नहीं भाई कैसे ज्यादा होता है, नहीं होता। पीबीएस का जेडएनएस से कम होता है, पीबीएस का बराबर होता है, तो बराबर तो नहीं होता, ये तो निश्चित हो गया। दोनों का कोई ये भी गलत हो गया, तो दो तो गलत हो गए। आंसर आपको इनमें से मिलेगा। 50-50 का चांस मैंने आपको दिया है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर चलते हैं तो हम यहाँ ग्रुप एनालिसिस में चलिए। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में लेड आ जाता है और आपका फोर्थ ग्रुप में जो जिंक आ जाता है। तो पहले जिंक प्रेसिपिटेट होगा, मतलब विलेता गुणनफल जिसका कम होगा वही पहले प्रेसिपिटेशन पे जाएगा। तो यहाँ आंसर आप बी को लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आप अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, कमेंट जरूर करिए। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। अभिक्रिया क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर विचार क्या करना। आंशिक दाब के प्रयोग द्वारा साम्य स्थिरांक केपी, आहा क्या जलवा मार दिया इस क्वेश्चन ने। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एन की वैल्यू, यहाँ पर आप दोनों गैस, यहाँ पर भी दोनों गैस, तो मामला बेहोश हो जाएगा। तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर जो होता है वो एन होता है, और एन हो गया मामला 0, एन की वैल्यू 0। तो फिर ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, जिसकी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है। जब वैल्यू 1 हो गई तो केपी किसके बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। केपी केसी के बराबर, जिसकी ये वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 2 में से 2 गया, 2 में से 2 चला गया, तो आपका 0 बचा, जिसकी वैल्यू 0 हो गई वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। तो फिर 8वें का जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। हाँ जल्दी बोलिएगा। यहाँ पर CO2 गैस है, H2 गैस है, वहां CO गैस है, H2O भी गैस है, सब गैस है। बताएं फटाफट। तो आंसर हम लोग क्या लगाएं, सी ऑप्शन पर जाना चाहिए ना हम लोगों को। भाई जिसकी वैल्यू n, यानी जिसकी पावर जो RT की पावर जो है वो 0 हो गई, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। तो KP इज इक्वल टू KC आ जाएगा, यानी यही इसका ऑप्शन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट हो जाते हैं आंशिक दाब के प्रयोग द्वारा साम्य स्थिरांक केपी और केसी में रिलेशन आपको पता ही था। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, आपको यहाँ डेल्टा एन होता है ना, डेल्टा एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चल लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक्चुअल में आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस पर आप जरूर अपने कमेंट दर्ज करिए, क्योंकि ये कमेंट आपको बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। चलिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सुपर 25 पर चलते हैं। इस वक्त 25 कर देता हूं। 25 क्वेश्चन का स्लॉट है, आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। 2025 का पेपर
2006 का पेपर कैसा था जाने आज की इस वीडियो में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल से संपूर्ण अभिक्रिया, ये तो सब जानते हैं भाई। जो H2O2 फ्यूल सेल था, H2 और O2 फ्यूल सेल, उसमें जो कंप्लीट रिएक्शन थी वो वाटर की ब्रेकिंग पर थी। और वाटर की ब्रेकिंग से मतलब ये हुआ कि हम उसमें वाटर जनरेट कर रहे थे। आप याद करिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते थे तो वहां पर वाटर जनरेट करते थे, तो डी ऑप्शन को हम यहाँ सही मानेंगे। यानी H2 ले लेते हैं और यहाँ पर O2 ले लेते हैं, 2H2O बना लो या हाफ O2 बना लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन वही है। आहा, क्या बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मजा आ गया है। फैराडे स्थिरांक को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि आवेश की अब भाई फैराडे स्थिरांक के हो गया, तो यहाँ 10th वाले में आपको एक्सप्लेनेशन लेना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सी बात करूं, फैराडे स्थिरांक Z होता है, तो आपको W इज इक्वल टू ZIT होता है। अगर I जो है वो 1 एम्पियर कर दिया जाए, I 1 एम्पियर कर दिया जाए, टाइम जो है 1 सेकंड कर दिया जाए, तो यहाँ पर आवेश की वह मात्रा, यानी कि ZIT का मतलब Q हो गया ना, आवेश की वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है। तो ऐसे वह तुल्यांक भार जब विद्युत आयतन का अनुपात होता है, ये अनुपात तो नहीं है, ठीक है। आवेश की वह मात्रा जो किसी इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम तुल्यांक नहीं, ये भी नहीं है। तो व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, मतलब आवेश, ठीक है, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, तो मतलब हो गया आवेश, और मात्रा मतलब W, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ZIT की वैल्यू मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बी ऑप्शन 10 का हम तो भाई बी के साथ में जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू, द्रव लिक्विड मॉडल आ गया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो 11वें क्वेश्चन पर लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था वो आपको बताएंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियस की डिस्कवरी में, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को न्यूक्लियस की डिस्कवरी में बताया गया था। तो यहाँ पर नाभिक की संरचना को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एक घटक तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना बढ़िया क्वेश्चन, झम्मू लाला लगा दिया है, बिल्कुल झम्मू लाला, समझ गए ना। एक घटक तंत्र, यानी कि अगर आप फेज रूल जानते हैं तो फेज रूल आपको पता होगा क्या होता है, बताएंगे आप फेज रूल, है ना। नंबर ऑफ फेजेस निकालने के लिए क्या होता है, P प्लस, बताएं आगे कुछ पता है, P F नंबर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, याद है आपको, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये होता है, या F इज इक्वल टू C प्लस P माइनस 2 होता है। अगर आप हमें बता देंगे तो हम समझ लेंगे कि आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। एक घटक तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि की अधिकतम संख्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, F पूछा है, तो अब आप बता सकते हो कि घटक तंत्र वन कंपोनेंट सिस्टम है, वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बतानी है। इसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में चाहेंगे। फार्मूला भी आप लिखिएगा कि फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता क्या, F इज इक्वल टू C, ठीक, -2 प्लस P या C प्लस P माइनस 2। मैं सिर्फ आपसे, एक घटक तंत्र का मतलब वन फेज, ठीक है, घटक वन कंपोनेंट है, घटक मतलब कंपोनेंट होता है, तो अगर हम वन कंपोनेंट रख देते हैं तो, और आपको फेजेस अधिकतम संख्या क्या पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो जब वन कंपोनेंट सिस्टम होगा तो फेज भी वन ही होगी, तो फिर आपका आंसर क्या आना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से तो आंसर 2 आना चाहिए। आप फिलहाल आंसर चेक करके जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आपको जरूर आएगा, ठीक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। 13 पर चले आइए। 13 पहले तो फार्मूला भी बताइएगा, फेज रूल का फार्मूला भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, फेज रूल का फार्मूला भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे आपका भी रिवीजन होगा ना, हमें भी लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। ये कंपाउंड जब रिएक्शन करता है तो आप ये बात जान लीजिए, ये कंफ्यूजन के लिए हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है कि ये वाला जो अटैक करेगा वो हमेशा से स्टेबिलिटी की तरफ, एनहाइड्रस Cl3 के साथ में चलेगा, तो यहाँ से तो जुड़ने का नहीं, जो 3 डिग्री का बनाएगा, यानी कि यहाँ पर अटैक करने के चांस बनेंगे, तो ये इसको रीअरेंज करेगा, तो यहाँ से अटैक करने का मतलब हुआ ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट आपका यहाँ C जुड़ गया, इधर चारों तरफ आपके 3 तरफ CH3 जुड़ गया, ऐसा कोई है, तो इनमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो नहीं बनेगा,
एन प्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। यानी 13 वाले का जो जवाब होना चाहिए वो 13 वाले का जवाब टर्ट ब्यूटाइल है ना। तो टर्ट ब्यूटाइल का मतलब एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा। भाई पहले ये बनेगा, इससे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला H यहाँ चला जाएगा, 3 डिग्री होगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल है 1 2 3 4, ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल नहीं, टर्ट ब्यूटाइल ए उत्पाद तो नहीं होगा भाई, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ना, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड तो नहीं होगा। बेंजीन तो इसमें से कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, ये प्रोडक्ट बनेगा फिलहाल, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिया नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड अटैक करेगा, अल्टीमेटली रीअरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी 2 फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेन बनना चाहिए, वो इसमें दिया नहीं है, तो हम इसको नन पर चले जा रहे हैं। किस हाइड्रोकार्बन में बंध की दूरी सबसे कम होती है? तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में पहले से ही आंसर लग रखा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में यहाँ पर एसिटिलीन ऑप्शन, नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पर इथाइल एसीटेट का यूज करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा 15 वाले का जो जवाब है वो बहुत ही बेहतरीन है, इथाइल एसीटेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर वैसे तो एसीटोन का भी करते हैं, एसीटोन का भी करते हैं, और आपको बताएं दूसरी बात यह है कि एसीटोन के साथ प्रोपाइल अल्कोहल का भी करते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एस्टर का लिए पूछा गया, नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए प्रयुक्त एस्टर ही पूछा गया, तो एस्टर में इथाइल एसीटेट आप यूज कर सकते हैं, है ना बेहतर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने, 2006 का पेपर कैसा था आइए जाने, हिंदी में कैसा आया था। इसमें कौन सा ठंडे सांद्र, आहा कितना बढ़िया, ठंडे और सांद्र में अघुलनशील है। तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि ठंडे और सांद्र में अगर आप घोलने की कोशिश करोगे तो ये तो सब रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन ये बेचारा एल्केन कोई रिएक्शन करने को तैयार नहीं होगा, है ना बढ़िया। इनमें से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि CH3CO जिसके अंदर होगा वो देगा, या फिर CH3OH जिसके अंदर होगा और नीचे H होगा वो देगा। तो एक तो ये देगा हेलोफॉर्म, एक आपका जो 17 का जो बी वाला ऑप्शन है ये भी देगा। इसमें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि नहीं देने में तो ये CCl3 एक एक्सेप्शन में चला जाता है, ये CCl3CHO है ना, CCl3CHO नहीं ये तो नहीं देगा, और ये भी ये नहीं देगा, ये आपका देगा, तो ये भी तो सभी देंगे तो हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन पर जाइए, बी ऑप्शन पर आप जाएंगे। CCl3CHO आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ऐसा ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्या ये जवाब आपका सही कि CCl3 आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? ये क्लोरल है, क्लोरल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं देता है, इस बात का आप भी, मैं तो आंसर भी लगाऊंगा, बिल्कुल 100% लगाऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को भी ध्यान दे रहे हैं, यौगिक ए एक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, देगा, तो आयोडोफॉर्म तो ये भी देगा, लेकिन ये वाला आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये वाला आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये भी आयोडोफॉर्म नहीं देगा, और नीचे वाला आयोडोफॉर्म देगा, यानी ए और डी आयोडोफॉर्म देंगे, ठीक है। लेकिन AgNO3 और अमोनिया को अपचयित नहीं करता है, मतलब टॉलेंस को नहीं करता, कीटोन नहीं करेगा, तो फिर ऑप्शन पक्का हो गया कि 18 वाले का ऑप्शन जो है वो टॉलन के साथ में भी टेस्ट नहीं देता है। तो टॉलन के फॉर्म एसिटोफिनोन नहीं, एसिटोफिनोन टॉलन के साथ में टेस्ट नहीं देगा, बिल्कुल यही कीटोन होगा। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन एजीएन ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है, टॉलेंस के साथ में, क्योंकि कीटोन है और कीटोन टॉलेंस के साथ में टेस्ट नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप जरूर जो है वो हमारे साथ जुड़िए। और इसमें एक खास बात आपको और बताता हूँ, कि इनमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस भी, डिस्कशन करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आप इस जानकारी के साथ में जुड़िए हमारे साथ और बैच को जरूर ज्वाइन करिए। बैच का नाम है उद्देश्य बैच, क्या नाम है इसका? उद्देश्य बैच नाम है। और उद्देश्य बैच हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर पड़ा हुआ है, वहां से भी आप
वहां से भी आप जो है इस के लिंक को सर्च कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक आपका दे देंगे। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको जरूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विटामिन B1, B6, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 और विटामिन B2 तथा विटामिन C को क्रमशः कहते हैं, यानी कि इनके केमिकल नेम आपसे पूछ लिए गए कि आखिरकार इनके केमिकल नेम क्या है। ठीक, तो केमिकल नेम इनके क्या होंगे वो आप बताएंगे तो आपको जरूर पता लगेगा कि केमिकल नेम इसके क्या है। बताएंगे आप। तो विटामिन B1 बोलिए कोई लोग, इसमें से कोई लोग बोलिए। विटामिन B1 को आप क्या कहते हैं? एन्यूरिन कहते हैं। विटामिन B6 को एड्रमिन कहते हैं। विटामिन B2 को लैक्टोबिलिन कहते हैं। तो बताइए क्या ये सही है जवाब? ठीक, चलिए। पायराडॉक्सिन, थायमीन, लैक्टोफ्लेविन, इनके नाम अगर आपको पता है तो नाम भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि विटामिन बी को आप एन्यूरिन कहते हैं। विटामिन B6 जो होता है इसको आप एडरमिन कहते हैं। विटामिन B2 है ना, नाम नोट करते चलिए। विटामिन B2 को लैक्टोफ्लेविन कहते हैं और सी को आपको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अलग हट के आ गई हैं विटामिन, इसलिए केमिकल नेम आप विटामिन B1 से लेकर के आप आगे तक याद कर लीजिएगा। विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 और B2 ऐसे करके चलिएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, केमिकल नेम पर भी आप फोकस जरूर करिए क्योंकि केमिकल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल नेम में आपको सभी विटामिन्स के नेम आपको याद कर लेने हैं। सभी विटामिन्स के आपको केमिकल नेम याद कर लेने हैं। तो उससे आपको फायदा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उससे फायदा रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप एन्यूरिन, एड्रमिन, लैक्टोफिन के साथ जाते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मुझे डाउट है कि थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है। 2 मिनट का समय दें, हम इसको चेक जरूर कर लें कि आखिरकार विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, B6 को पायराडॉक्सिन बोलते हैं और B12 इसमें है नहीं और ऑप्शन भी सब डिस्टर्ब हो गए। रुक जाइए, इसमें हम आपको थोड़ा सा एन्यूरिन विटामिन B1 नहीं है, 1 नहीं। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, चेक करने के बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका कि आखिरकार आंसर क्या होना चाहिए। विटामिन, रुक जाइए, लैक्टोफ्लेविन नहीं, थायमिन, पायराडॉक्सिन, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड तथा लैक्टोफ्लेविन। ये एक्चुअल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पर इसको सही करिए क्योंकि विटामिन B1 जो है क्रमशः कहते हैं मेरे हिसाब से फिर पायराडॉक्सिन आ गया, B6 थायमीन हो गया, B2 जो है वो लैक्टोफ्लेविन हो गया, नहीं सॉरी थायमीन बन आएगा ना, थायमीन बन आएगा ना जी। तो यहाँ पर 1 लगाइए, आप थायमीन कर लीजिए, यहाँ पर पायराडॉक्सिन कर लीजिए और इसको आप विटामिन B2 को सेट करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन सेट जो है वो नहीं है, वो ऑप्शन कायदे से सेट नहीं है। तो विटामिन B2 को लैक्टोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक को बाद में कर दो, यहाँ पर कर दो लैक्टोफ्लेविन। इसको जरा एक बार और चेक कर लें, लैक्टोफ्लेविन को और चेक कर लें और उसके बाद इसको काट के यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड में कर देता हूँ। एक बार इसको और चेक कर देता हूँ विटामिन को, क्योंकि गलत ना हो जाए क्वेश्चन, इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, इसलिए थोड़ा सा गौर और बाय इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप करेंगे क्योंकि राइबोफ्लेविन बता रहे हैं। इस हमारी बुक में राइबोफ्लेविन भी हमने चेक किए हैं, राइबोफ्लेविन भी है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं और इसको लैक्टोफ्लेविन भी बोलते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना, B2 को लैक्टोफ्लेविन और राइबोफ्लेविन दोनों नाम बोलते हैं। ठीक है, फिर आप सही हैं, यानी आंसर नंबर सी के साथ आप जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको आंसर नंबर सी जरूर नोट कर लेना चाहिए। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा समय भी लगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो, अगर गलत होता है तो थोड़ी सी हमें भी दिक्कत लगेगी, इसलिए इसको सही कर लीजिए, सही कर लीजिए इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पक के साथ में आप जाइए, सी के साथ में जाइए। ठीक, चलिए, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हुआ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आगे बढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए IUPAC नेम इसको बताना पड़ेगा, तो इसका IUPAC नेम आखिरकार होगा क्या?
तो नंबरिंग तो 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 पर आपको लगा है ब्रोमो इथाइल लगा है, ठीक है। तो सॉरी आगे बढ़ जा बेटा, 1 ब्रोमो इथाइल लगा है, ठीक है। तो ये 1 पे ब्रोमो इथाइल लग गया, ठीक। 5 पर 1 2 3 4, 5 पर फिनाइल लगा है, ठीक है। 5 पर ही साइक्लोप्रोपाइल लगा है, और 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन पर 3 1 है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है, इसलिए मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर ये स्लॉट आप कर लेते हैं ना। 2006 का पेपर बहुत ही बेहतर पेपर है। किसी द्रव का क्रायोस्कोपिक स्थिरांक आप जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। ये आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, और सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट अगर मोलैलिटी 1 हो जाती तो प्रति केजी ग्राम में 1 ग्राम विलय घोलने पर ना, गंदी बात, 1 ग्राम नहीं 1 मोल अगर घोलेंगे तब बनेगा आंसर। तो चलिए जरा इधर बढ़ लेते हैं इसी तरीके से। जी ऊपर की तरफ है क्वेश्चन का आंसर, इधर है। प्रति किलोग्राम में 1 मोल विलय घोलने पर, बिल्कुल, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम 1 मोल घोलेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। तो वही यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और M की वैल्यू 1 तभी हो पाएगी जब यहाँ 1 मोल घोला जाएगा, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर। तो 22वां क्वेश्चन आ जाता है। 22वां क्वेश्चन लग रहा है धुआं करने वाला है, चलिए, लेकिन धुआं करने नहीं दूंगा इसको, इसका धुआं निकालना ही पड़ेगा हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्राकृतिक बोरेन में 2 समस्थानिक होते हैं, फर्स्ट का परमाणु भार ये दे रखा है, सेकंड का ये दे रखा है। प्राकृतिक बोरेन का परमाणु भार इतना दे रखा है, इसमें समस्थानिक 1 2 का प्रतिशत क्रमशः है। करना क्या होगा, दो इसमें से एक को x मान लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले को x मान लीजिए, तो दूसरे की वैल्यू 100 माइनस क्या करना पड़ेगा, 11.01 जो आ रही है, देखना पड़ेगा। प्राकृतिक बोरेन में दो एक को मानना पड़ेगा परमाणु भार, ठीक है। तो अगर मानते हैं पहले वाले को 10.01 वाले को x मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले का 11.81 वाले का क्या होगा, x 10 माइनस x माइनस नहीं 100 माइनस करना पड़ेगा तभी तो बनेगा ना। बचा हुआ वही हुआ, प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो 100 माइनस x कर लो। इतना देखना कैसे करना है, हमें समझने की कोशिश करेंगे। अब परमाणु भार जब निकालना पड़ता है तो इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x वैल्यू तो चली रही तो x हो गया, ठीक है, इनटू आप लोग भी करिए 10.1 हो गया, तो x को तो 10.1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 10.01 से मल्टीप्लाई करना, प्लस चलाना है। फिर इस वैल्यू को, यानी जो वैल्यू ये दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई इसी से करना है। तो 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 11.81 से कर लेंगे, ठीक है। टोटल नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से हम तो सॉल्व कर ले रहे हैं, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम जरा कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये तो ये हो गया, प्लस ये x हो गया, ठीक है। 1 मिनट का समय दो, मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करके इसे बताता हूँ। जी, इसमें आंसर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। तो x की वैल्यू अगर 20 आ जाती है तो 100 में से 20 घटाओ तो 80 बचा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और आप ज्वाइन करिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ये बैच, जिसका नाम है उद्देश्य बैच। यौगिक जो आपको दिखाए, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर ये है, और नहीं समझ में आ रहा है तो गुरुजी को आप मना कर दीजिए। फिलहाल मैं बताने, डाई क्लोरो डाई फिनाइल, यहाँ Cl रह गया है तो डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन आप लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन पर चले आइए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं भाई। यहाँ पर जो साम्य स्थिरांक है वो के मान लीजिए, के मान लीजिए, इसका साम्य स्थिरांक के है। तो इसका क्या होगा, चलिए के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू जो आएगी आपको NH3 की पावर 2 आएगा। वैसे तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आपने तो हो सकता है इतनी जल्दी में निकाल भी दिया होगा अब तक,
ये आ गई। लेकिन इसको हम उल्टा भी करेंगे, यानी कि वन, इसको हम के को 1/k में भी लाएंगे, 1/k में लाएंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर भी हटाएंगे, तो मतलब इसको रूट करना पड़ेगा, और रूट करना पड़ेगा तो मतलब हुआ इसको हम लोग अंडर रूट में ले लेंगे। तो फिर आंसर हमारा 24वें क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, 24वें क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, यानी इसका हमें स्क्वायर हटाना है तो इसका हमें रूट करना पड़ेगा, और जैसे ही इसका रूट करेंगे ये ऑलरेडी स्क्वायर हट जाएगा तो 1/k ही बचेगा। 1 भाई दूसरे का के निकालोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो यानी इसकी वैल्यू डालोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर का मतलब अंडर हट जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो इसका तो के हमने अभी आपका निकाल ही दिया, इसका के क्या आएगा, देखो के डैश k1 मान लेते हैं, k1 इज इक्वल टू इसका आएगा n2 की पावर हाफ आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तब वैल्यूज बराबर होंगी, सिंपल सी बात है। या फिर हम उसका रूट कर दें, एक ही बात चलेगी ना, उसका रूट करें या इसका स्क्वायर करें, ठीक, उसका रूट करें या इसका स्क्वायर करें, दोनों बातें। ये हो गया आपका 2, 3/2 हो गया और यहाँ पर आपका NH3 आ गया। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया, तो आपका वैल्यू बन गई, नहीं सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, ए नहीं आएगा, सही किया हमने। तो यहाँ पर आप 1/k1 कर दीजिए तो ये आपका ऑलरेडी NH3 ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आएगा आपका N2 और यहाँ पर H2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन होगा, सॉरी बी ऑप्शन आप इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि वो अपॉन में स्क्वायर जा रहा है, वो रूट 1/k में नहीं जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे ढंग से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ डिस्कशन करें, यहाँ नेचुरल डिस्कशन होता है, यहाँ फर्जी डिस्कशन नहीं होता है, यहाँ ओरिजिनल लाइव चलती है, ओरिजिनल लाइव पर डिस्कशन होता है। और दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चंस में अगर डाउट जरा भी चलता है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं और क्वेश्चन में जो भी दिक्कत होती है उसको भी आपको बताते हैं। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा देते हैं तो तापमान, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 25वें क्वेश्चन पर आपको दाग देनी चाहिए कि किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फिर तो केल्विन तापमान भी 1 डिग्री घटेगा, 1 डिग्री घटेगा। तो 25 वाले का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। देखो अगर किसी गैस, कोई भी गैस है उसका हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, यानी कि 273 केल्विन अगर है, तो अगर हमने 1 डिग्री बढ़ाया, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जोड़ेंगे तो ये 274 हो जाएगा, ठीक है। तो 274 केल्विन हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि तापक्रम में केवल जो है जो डिफरेंस आएगा तो एक ही वैल्यू का तो आएगा, यानी उतना टेम्परेचर और कम हो जाना चाहिए, तो केल्विन तापमान 1 डिग्री घट जाएगा, घट जाएगा है, 1 डिग्री घट जाएगा। क्यों घट जाएगा जरा बताएंगे आप। इसमें हम आप लोग कैसे करते हैं, किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, उसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ कि 273 प्लस 1 यानी 274 करेंगे, फिर हम इसमें से वैल्यू को घटाएंगे तो वैल्यू कम होगी या ज्यादा, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। हमने आपको हिंट बहुत दे दिया है और इस हिंट के लिए आप इस जवाब को ढूंढ करके बताइएगा, हम आपकी तैयारी को जरूर सराहेंगे। ऐसे ही 25 का स्लॉट फिर देंगे आपको, यानी 2006 का जो पेपर था वो कैसा होगा ये आपने अभी देखा, क्वेश्चन इसमें भी स्टैंडर्ड अच्छा था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ध्यान से दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो थैंक यू।